इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8। तो इसमें इतिहास वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया है। अब पढ़ेंगे आज से नागरिक शास्त्र वाला पार्ट इसका। तो शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है इसमें वो है हमारा लोकतंत्र। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान है। आज भी चौपाल बैठी है, चलो देखें वहाँ क्या हो रहा है। काकी, देखो अब हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निदान करवा सकूं। काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया ने कहा। अरे हरिया, यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र? रामवती ने पूछा। काकी, यह लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हरिया ने पूछा। आगे पढ़ने से पहले इधर एक ये चार्ट दिया, ये देखते हैं किस चीज का चार्ट है। संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई है। इससे लोकतंत्रीय व्यवस्था गांव स्तर तक पहुंच गई है। तो क्या क्या है? सबसे ऊपर क्या है? केंद्र सरकार, ठीक है। और केंद्र सरकार के बाद है राज्य सरकार, और उसके बाद क्या है? स्थानीय स्वशासन। तो अब हरिया ने क्या पूछा था कि लोकतंत्र कब आया? ताकि हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। इनको भी जिन्होंने कानून बनाए हैं उनको भी ये कानून मानने पड़ते हैं संविधान के। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? शबनम ने पूछा। ठीक है, तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिसका निर्वाचन चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है।
निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। ये देखिए चित्र। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है। क्या चीज़ खतरा है? रिश्वतखोरी। ये इसको रिश्वत दे रहे हैं ताकि इनको वोट दें। और डराना धमकाना, ये बंदूक लेके आए डराने धमकाने के लिए, तो हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए और डराना धमकाना नहीं चाहिए। चुनाव प्रक्रिया। ये मतदान करते नागरिक हैं, ये तो आपने देखा होगा। वोटिंग पेटी है, इसमें अपना चिन्ह पे निशान लगा के इसको डाल देते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र एपिक लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको बोलते हैं ईवीएम, यह एक डिब्बेनुमा मशीन है जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम एवं उन्हें चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। ये इस तरफ नाम लिखे हैं और इस तरफ चुनाव चिन्ह बने, इस तरफ नाम है और ये चुनाव चिन्ह इधर बने हैं और इधर के लिए बटन दबाने के लिए है। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है। ये बटन है जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है, अतः इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से एक मशीन और जोड़ी जा रही है, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट कहते हैं। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको उसने अपना मत दिया है। नोटा, नन ऑफ द अबव नोटा। नोटा का अर्थ इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। नोटा का बटन ईवीएम एवं मतपत्र के अंत में होता है, मतलब सबसे आखिरी में दिया गया होता है ये नोटा। तो जो दूसरी मशीन थी ये है चुनाव अधिकारी के प्रयोग के लिए है ये, और ये मतदाता के प्रयोग के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का यहाँ से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।